और अब अगला जो आइटम है वो एडवोकेट प्रमोद प्रमोद जी का है, प्रमोद सिंह का है, जो 35 साल से वकील रहे हैं और लॉ ग्रेजुएट हैं, यानी कि कानून में उनकी ग्रेजुएशन है। और वो कंपनी कंपनी सेक्रेटरी हैं। कंपनी सेक्रेटरी मतलब कंपनियों के सचिव हैं। मतलब यह है कि वो कानूनी सलाहकार हैं और जो नियमों का पालन करवाते हैं कंपनी से। ये बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है कंपनी में, कि पूरी कंपनी जो है वो न्याय के अनुसार चले। तो ये कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है, कंपनी सचिव का काम होता है। ये काम अपने प्रमोद सिंह जी भी करते हैं। और फिर ये प्रेसिडेंट है, मतलब कि अध्यक्ष क्रिश्चियन लीगल एसोसिएशन के, जो पूरे भारत में कानूनी मदद देने और उपदेशकों की एक संस्था है। उनके नेतृत्व में मसीही कानूनी संघ ने हिमाचल प्रदेश का धर्म अंतरण विरोधी कानून को सफलतापूर्वक चुनौती दी, जिसके जिसके कुछ हिस्सों को हाईकोर्ट ने गैर संवैधानिक करार देकर रद्द कर दिया। वे अलियांस डिफेंडिंग फ्रीडम, एडीएफ, उसका हिंदी में अनुवाद करना जरा मुश्किल है, के बड़े डायरेक्टर की तौर पे काम करते हैं। वे TWR रेडियो स्टेशन है, उसके भी चेयरमैन थे। और अभी केलब इंस्टीट्यूट, एक कॉलेज है, एक यूनिवर्सिटी है भारत में, उसके वाइस चेयरमैन भी हैं। तो प्रमोद सिंह जी, आपसे निवेदन है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करें। थैंक यू ब्रदर प्रभु गुप्तारा। अ, हम इसकी आज हम जब हमने दो भागों में देखा, एक तो हमने देखा कि किस तरह से ये संविधान जो है हमारा हिंदुस्तान का संविधान वो किस तरह से आया, एग्जिस्टेंस में आया, और दूसरा कि किन लोगों ने इस संविधान के रचयिता होकर और उसके अंदर कंट्रीब्यूट किया, आजादी के लड़ाई में कंट्रीब्यूट किया, और तब हमारा देश जो है एक गणतंत्र बनकर इस संविधान के द्वारा गणतंत्र बना। इसमें इस प्रेजेंटेशन में हम आगे जाएंगे। नेक्स्ट, सबसे पहली बात यह है कि मानवीय गरिमा या ह्यूमन डिग्निटी जिसको हम कहते हैं, उसका अर्थ क्या है। उसका अर्थ यह है कि हर व्यक्ति का अपना एक उसके अंदर एक निहित मूल्य है, अंतर्निहित मूल्य है, इनहेरेंट है उसमें, इंट्रिंसिक है कि किसी भी पर्सन में। और ये मूल्य और सम्मान है, ये एक उसका इंसान का एक मूल्य है और उसका एक सम्मान है जो सिर्फ इंसान होने के नाते उसे मिलता है। तो ये हमारे को ये जानना कि मानव गरिमा क्या है। मानव गरिमा ना केवल जीवन में है बल्कि उसकी मृत्यु में भी मानव गरिमा का ध्यान रखा जाता है। और किसी भी स्टेट का जो नैतिक जो वजन है वो इस बात से नापा जाता है कि वो किस तरह से मानव गरिमा का सम्मान करते हैं या उसको अपहोल्ड करते हैं। सामाजिक सुधार, इस संविधान के द्वारा जो सामाजिक सुधार जो हुआ है, कि जो कई कुरीतियां थी, कई गलतियां थी जो सालों साल से चली आ रही थी, जो असमानताएं थी, उन असमानताओं में एक सामाजिक सुधार संविधान के जरिए से आया। हम इसमें ये भी देखेंगे कि किस तरह से जो जो सिटीजन्स जो हैं, जो नागरिक हैं, नागरिकों के कल्याण के लिए जो सरकार की जिम्मेदारी जो है वो भी दर्शाई जाती है संविधान में। और इस सब को इस बात से समझें कि जो हमारा संविधान है उसका चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 हमें बताता है कि जो हमारे मूल या फंडामेंटल राइट्स हैं उसको हमें बताता है। ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये हम में एग्जिस्ट करते हैं, हम में ही निहित होते हैं, क्योंकि हमारे हम मनुष्य हैं और ये मानव गरिमा को रिकॉग्नाइज किया गया है। ये किसी ने दिया नहीं है, इसको रिकॉग्नाइज किया गया, इसको कोडिफाई किया गया है कि ये मनुष्य के जो भी इंसान है। और ये हम ये एक चीज को जाने कि ये सारे जो जितने जो फंडामेंटल राइट्स हैं
या मूल जो हमारे जो राइट्स हैं, उसमें जरूरी ये बात भी है समझना कि कई ऐसे राइट्स हैं इसमें जो कि हर एक व्यक्ति के पास है। ना सिर्फ एक सिटीजन के पास बल्कि हर एक व्यक्ति के पास कुछ एक ऐसे राइट्स हैं। सारे राइट्स नहीं है, लेकिन कुछ राइट्स जो हैं वो सब व्यक्ति में है। और वो है कि हम अगर इसको नेक्स्ट स्लाइड देखें, इसमें है सबसे पहले समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 इस बात के लिए हमें हमें हमारे को ये प्रॉमिस करता है कि हम जो है हमारे हम हर एक व्यक्ति जो है उस वो कानून के सामने सान है। उसको ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, जो कानून के आगे हम सब जो हैं वो बराबर हैं। और ये जो बराबरी है, और इसमें ही कि जो लॉ का प्रोटेक्शन है वो भी समान है। इसका अगर हम इसका कोई जो व्यक्ति विशेष की कोई जो उसकी जो उसका स्टेटस है उससे रिलेटेड नहीं है कि उसका स्टेटस क्या है, उसका बैंक बैलेंस क्या है, वो कितना धनी है या गरीब है, उस बात से कोई लेना देना नहीं है। या फिर कि वो मर्द है कि औरत है, या कोई कि ये इस जगह पैदा हुआ या उस जगह पैदा हुआ, ऐसा ऐसा कोई आधार नहीं है जिस आधार के बेसिस पे कोई भेदभाव किया जा सके। दूसरा देखते हैं, विशेष जो बात है वो स्वतंत्रता का अधिकार है, कि हम स्वतंत्र हैं। सबसे पहली बात ये, जो अब हम समानता की बात कर रहे थे इससे पहले, एक बात मेरे को ध्यान आई कि ये जो हमारा जो हिंदुस्तान है, हम सब जानते हैं कि हम में असमानताएं बहुत पहले बहुत ज्यादा थी, अब कुछ कम हुई हैं। और वो संविधान की वजह से ही हुई है। एक असमान जो एक नेशन है, एक पूरा देश के अंदर जब असमानताएं थी, तो इन लोगों ने समानता का एक सपना देखा। और ये अपने आप में ही एक बड़ा एक मिरेकल है। और मैं समझता हूँ ये परमेश्वर ने इन सब जो रचयिता हैं, जिन्होंने लिखा, इसको कोडिफाई किया कॉन्स्टिट्यूशन को, ये उन्हों की ही, ये परमेश्वर की हमें देन है। दूसरी, स्वतंत्रता का अधिकार, कि जो हमारी स्वतंत्रता है, जो हमारे बोलने की स्वतंत्रता, हमारे सोचने की स्वतंत्रता, हमारे इकट्ठा होने की, आने जाने की, पेशा अपना कौन सा हमें पेशा अपना चुनना है, उसकी आजादी। और लेकिन ये सब जो आजादी है हमारी, ये पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि हम इसको ये सोचें कि जो चाहे जो मर्जी जो भी कुछ करता रहे। इट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। इसमें हम थोड़ा विस्तार में आगे जाएंगे। लेकिन शोषण के विरोध अधिकार, जो हम देखते हैं कि शोषण जो है, शोषण हमारे जो हम आम जिंदगी में भी देखते हैं, काफी शोषण होता है कई लोगों का, कई कई स्थिति में जो लोग होते हैं उन लोगों का शोषण होता है। लेकिन जो मेन जो बात है, जैसे कि जबरन मजदूरी है, किसी से जबरन मजदूरी कराना, किसी से बेगारी कराना, मानव तस्करी, बच्चों से श्रम कराना, तो ये सब शोषण शोषण जो है, इसके विरुद्ध जो है अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति इससे पीड़ित होता है, या उस पे ऐसा कुछ अधिकार जमाया जाता है कि आप ये सब करेंगे, आपका और आप उस शोषण के भागी हो सकते हैं, तो आपके पास में इसके विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं, जो कि आपके मानव गरिमा को मेंटेन करता है। स्वतंत्र धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो धर्म जो है कि हम अपने जो कॉन्शियंस है, हमारे जो द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कॉन्शियंस एंड रिलीजन, तो हमारा जो कॉन्शियंस है, जो हमारा विवेक जिस बात की अनुमति देता है, हम उस धर्म का, उस परमेश्वर का, हम अपनी हम उसको हम प्रोफेस कर सकते हैं, हम उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। फ्रीडम टू प्रोपोगेट, यानी कि हम उसका प्रचार कर सकते हैं।
इसकी हमें आजादी देता है। पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ये हमने दोनों, जो मेरी छोटी बहन एडवोकेट लिजा, उन्होंने बताया, और भाई ने भी बताया कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो हमारे जो हमारे एज माइनॉरिटीज, और लेकिन ये माइनॉरिटीज जो हैं वो हम वर्ड जो है इस तरह से ना समझें कि सिर्फ ये रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात हो रही है। ये कल्चरल जो माइनॉरिटीज हैं, सांस्कृतिक माइनॉरिटीज हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं, यानी कि जुबानें जो हैं, जैसे कर्नाटक में तमिल स्पीकिंग लोगों को उनके अधिकार हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं। या कहीं पे हम यहाँ पर भी देखते हैं, दिल्ली शहर में भी देखते हैं कि कई जो लैंग्वेजेस और जो ग्रुप्स, जो भी जहाँ भी माइनॉरिटीज हैं, तो माइनॉरिटीज को एक हम देख सकते हैं, अलग अलग जो विविधताएं हैं माइनॉरिटीज में भी, तो उनको प्रोटेक्ट किया है। और उसके अधिकार लोगों को, समूहों को, जो उस समूह में हैं लोग, उनको दिए गए हैं। और फिर संवैधानिक उपचारों को भी हम देखेंगे जब हम अनुच्छेद 32 की ओर देखेंगे, कि ये जो हमारे को, ये जो अधिक ये हैं, जो हमारे को अधिकार जो रिकॉग्नाइज हुए हैं संविधान में, इस इन अधिकारों को, अगर मेरा इन अधिकारों का हनन होता है, तो हम उसमें किस तरह से, हमारे पास में क्या उसकी उसकी रेमेडीज हैं। तो अनुच्छेद 14 हम देखेंगे। तो राज्य जो है, जो राज्य है, स्टेट, स्टेट भी डिफाइंड टर्म है। अ, जो अनुच्छेद 13 उसमें ये कहता है कि जो स्टेट जो है, स्टेट स्टेट वो है जो भी कोई, या तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार, या फिर किसी और तरह से जो सरकारी जो मशीनरी है, उस मशीनरी में पार्टिसिपेट करने वाला, या फिर कोई प्राइवेट जना भी जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा कह सकते हैं उस मशीनरी का कुछ हिस्सा है, तो वो भी उस स्टेट में शामिल हो सकता है, होता है। और उसके खिलाफ भी ये स्टेट से जो प्रोटेक्शन है, जो को आपको जो प्रोटेक्शन मिलता है स्टेट एक्सेसिस से, या स्टेट की ज्यादतियों से, उससे आप प्रोटेक्शन मिलता है। तो राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से वंचित नहीं करेगा। और इसका जो मुख्य सिद्धांत है वो है, कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है। ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर कुछ लागू हो गया, किसी के ऊपर कुछ लागू हो गया। जो सिमिलरली प्लेस्ड लोग हैं, उनके ऊपर कानून जो है वो समान रूप से लागू होता है। और इस जैसे हम स्वतंत्रता से पहले जब हम देखते हैं, जब हम स्वतंत्र नहीं हुए थे, तब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून था। अंग्रेजों के लिए अलग था कानून। फिर जो जो काफी हैसियत रखते थे, या फिर जो 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 रजवाड़े थे, उनके लिए अलग कानून था। और उसके बाद में जो आम आदमी था उसके लिए अलग था। और कई ऐसे तबके थे जो कि बिल्कुल ही गिरे हुए थे सामाजिक दृष्टि से, उनके लिए एक अलग कानून था, और उनकी कोई प्रोटेक्शन नहीं थी, काफी हद तक कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। तो इस तरह से समानता का अधिकार नहीं था। तो जो हमें मिला इस आजादी के बाद में, जो सबसे खूबसूरत बात मिली, कि हम जो है, हम समानता का अधिकार रखते हैं। समानता का मतलब ये नहीं है कि सबको एक बराबर, जैसे कि, लेकिन जो एक परिस्थिति में एक समान है, उनको एक समान, उनको समानता मिलेगी। तो इसमें जो जो कुछ ऐसे समूह लोगों के पीपल ग्रुप्स हैं, जो कि उनके लिए विशेष प्रावधान है। जैसे कि हम देखते हैं रिजर्वेशंस, देखते हैं, हम देखते हैं कि किसी वुमेन के लिए, बच्चों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं कि जिससे उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, वुमेन को प्रोटेक्ट किया जाता है। कहीं पे बड़ी सिंपल सी चीज है, जैसे कि आप कहीं पे जाएंगे, मेट्रो में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, और वहां पर लेडीज सीट है। तो ये सारे के सारे, आप ये नहीं है कि वो असमानता है, लेकिन उनके लिए स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं। और जैसे मटर्निटी बेनिफिट्स हैं वुमेन के लिए, तो ये सब चीजें जो है, ये जो कानून बने इसके लिए, वो कानून जो है इसी जो अनुच्छेद 14 जो है,
उसको ध्यान में रखते हुए और उसके अंदर जो रिलैक्सेशंस या प्रोविजंस जो प्रोवाइड किए गए हैं ऐसे वंचित समूहों के लिए, उनके लिए ये किया गया। अ, आगे चल सकते हैं। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 जो है, ये हम ध्यान रखें कि 14 से जो आगे जा रहे हैं ये सारे के सारे राइट टू इक्वालिटी या समानता के कानून के सामने समान होने के विषय में है। तो अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव जो है निषिद्ध है। और 1950 में, जैसे हम जानते हैं कि 1950 में जब ये सब लागू हुआ, एक बड़ी डिबेट के बाद में, जिसको बड़े विस्तार से पहले जो वक्ता ने बताया, तो ये उन्होंने एक जो बात कही, वो कहा कि भेदभाव जो है, जो जो समाज के अंदर भेदभाव है या फिर जो सरकार जो भेदभाव रखती है अलग अलग लोगों के, अलग अलग समूहों के लिए, वो जो है, वो भेदभाव जो है उसको अवैध बनाया। कि राज्य, सबसे पहली बात, राज्य जो है, जो स्टेट है या उसका कोई इंस्ट्रूमेंट है, वो भेदभाव नहीं कर सकता। और किस किस बिना पे भेदभाव नहीं कर सकता? कि कोई धर्म नहीं, कोई धर्म के बेसिस पे नहीं, जाति के बेसिस पे नहीं, लिंग के बेसिस पे नहीं, जन्म स्थान के बेसिस पे नहीं, इसके आधार पर भेदभाव निषिद्ध नहीं कर सकता। सार्वजनिक स्थानों पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि फलाना व्यक्ति यहाँ पर क्यों आया। जबकि आजकल हम देख रहे हैं कि लोग इस अधिकार को तोड़ने के लिए बेहद कोशिशें कर रहे हैं। अलग अलग आप प्रदेश में जाएं तो उस प्रदेश के लोग कहते हैं कि भाई आपको ये आना चाहिए, वो आना चाहिए। लेकिन ये, अगर आप इस तरह के शोषण से, इस तरह के प्रभाव से, कुप्रभाव से, अगर इसके लिए रेमेडी जो है कोर्ट के पास जा सकते हैं। फिर हम देखते हैं अनुच्छेद 17। और अनुच्छेद 17 में जो अनटचेबिलिटी है, यानी कि अछूत, अछूत होना या किसी को अछूत करार करना, तो ये अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया और किसी भी रूप में ये निषिद्ध है। इसको, इट इज प्रोहिबिटेड। कोई भी किसी तरह का जो, चाहे वो धर्म में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक बहिष्कार हो, ये हर जगह पर कहीं पे भी ये अनटचेबिलिटी जो है, इसका बिल्कुल अबॉलिशन जो है हमारा संविधान उसको करता है। और इसके रहते हुए, इसके अंतर्गत उन्होंने अनटचेबिलिटी एक्ट बनाया, जो कि अब सिविल राइट्स एक्ट है, सिटीजन्स सिविल राइट एक्ट। तो उसके हिसाब से इसको बिल्कुल अबॉलिश किया गया है। इसमें कोई प्रोविजंस नहीं छोड़े हैं। और इसमें करीब 10 करोड़ से ज्यादा लोग जो थे, वो जब वो प्रभावित थे। और ये संविधान के द्वारा जो सामाजिक न्याय है और समाज को प्रोटेक्ट करना, उसके अधिकारों को प्रोटेक्ट करना, उस उस दिशा में ये कार्य है। तो ये प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक सुधार है। और जैसे फिर हम अनुच्छेद 21 देखेंगे। अनुच्छेद 21, कानून द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया के अलावा जीवन से वंचित नहीं। ओनली बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ यू कैन टेक द लिबर्टी और लाइफ ऑफ अ पर्सन। ऐसा नहीं कि आपको कोई वंचित कर दे आपके जिंदगी। ये एक बहुत बड़ी, एक सबसे एक बड़ा स्तंभ है, मजबूत स्तंभ है, जो कि एक किसी भी व्यक्ति को प्रोटेक्ट करता है कोई मनमानी गिरफ्तारी से या हिरासत में लेने से, उसकी सुरक्षा। और इसके अराउंड जो है काफी, जो सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट्स ने काफी डिसीशंस दिए हैं कि किस तरह से लाइफ जो है प्रोटेक्ट हो। अब कई कई सिचुएशंस जो हैं जो उस समय सोची भी नहीं गई थी, लेकिन आज के डेट में जब वो सोची जाती हैं या देखी जाती हैं, तो कोर्ट के पास में एक सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि क्या ये जो ये जो करा जा रहा है, या ये जो जिस कृत्य के अगेंस्ट ये पिटिशन लाई जा रही है, क्या ये किसी, ऐसा तो नहीं कि इस व्यक्ति के जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, जो उसकी पर्सनल लाइफ और लिबर्टी
उसको उसका हनन हो रहा है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट्स जो हैं, जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, वो उसके लिए मुस्तैद रहती हैं। तो इसके लिए हम आजीविका जो है हमारी, कि किस कहाँ पर हमने काम करना है, स्वास्थ्य है, पोषण है। अब जैसे पोल्यूशन है, पोल्यूशन के लिए भी जो जो जैसे ट्रिब्यूनल्स हैं, ट्रिब्यूनल्स उसके लिए प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये इस शहर में ये फैक्ट्री नहीं लग सकती, क्या क्या उसके अंदर कब कब हमें ट्रैफिक को कम करना है, अच्छा पर्यावरण हो, शिक्षा हो, शिक्षा का अधिकार, और कि भी किसी के पास कोई आश्रय नहीं है तो उसकी आश्रय, और कि उसकी प्राइवेसी जो है, प्राइवेसी, आप प्राइवेसी नहीं ले सकते। ये सब चीजें जो हैं बहुत, ये अनुच्छेद हमारी, जो हमारे को जो फ्रीडम जो मिली है, उस फ्रीडम का आभास, और उसकी जो उसका जो जिस्ट है, जो उसकी फ्रेग्रेंस है, उसको हम अपने जीवन में लिए लिए चल सकते हैं। अनुच्छेद 23 जबरन श्रम के लिए निषेध करता है। पहले हम जानते हैं कि जब जमींदारी का समय था, जो उससे पहले का समय, जो अंग्रेजों के अंडर आ, जब हमें फ्रीडम नहीं मिली थी, तो ये जबरन श्रम का तब वो चल और खुला चलता था। तो और उसके ऊपर कोई कोई नियम कानून नहीं लगता था। उसके जो राजा लोग चाहते थे वो होता था। जो जो उन्होंने जमींदारों को दिए अधिकार, वो जमींदार अपने हिसाब से अधिकार रखते थे। लोग जो लोन्स में दबे हुए हैं किसी भी तरह से, तो ये बंधुआ मजदूरी है। मनुष्यों में जो यातायात तो नहीं कहेंगे हम, जो तस्करी, मनुष्यों को इधर से उधर ले जाना और जबरन उनसे श्रम निषिद्ध कराना, इसमें मेरे कुछ अपने विचार हैं जो कि मैं आज भी देखता हूँ कि ये इसमें क्या चल रहा है। लेकिन आज के लिए हम यही कहेंगे कि ये जो है मनुष्यों में जो जो ये इस तरह का ट्रैफिकिंग है, उससे हमारे को प्रोटेक्ट करता है। बंधुआ मजदूरी, कोई जाति आधारित जबरन श्रम कराना, जैसे पहले होता था कि जो निचली श्रेणी की जो जातियां मानी जाती थी, उनसे जबरदस्ती श्रम करवाया जाता था हार्वेस्टिंग के टाइम में, और से और बंधुआ मजदूरी वगैरह कराई जाती थी। तो बच्चों से भी कराई जाती थी। तो ये और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते थे। तो उस सब से, इस समस्या से जो अ, उबारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ने। और हम देखते हैं बंद श्रम प्रणाली उन्मूलन 1976 का। तो इसके इसके तहत ये सारा कुछ खत्म किया गया। हम फिर देखते हैं अनुच्छेद 25 और 26, राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रोपोगेट, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट, कि आ, हम उसको किसी को, हम खुलेआम अपना अपना धर्म की, अपने जो विश्वास है हमारा, जो हमारा विवेक है, उसके हिसाब से हम कुछ कुछ भी जो भी समझते हैं उसको हम करते हैं। उसको हम प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से समय भी खत्म हो रहे हैं। तो वो हमारे जो मूल, जो इनर हार्ट के अंदर है, जो जो मतलब मैं अंदर अपने अपने अंदर क्या विचार रख रहा हूँ, उसकी मेरे को स्वतंत्रता देते हैं। और उसके विषय में हमने पहले वैसे सुना है दूसरे वक्ताओं से। तो अनुच्छेद 29 और 30 जो है वो शैक्षिक, और जो वो हमारे विषय, लिंग्विस्टिक और दूसरी जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस और कल्चरल माइनॉरिटीज, उनकी सुरक्षा के लिए है। और इसमें डॉक्टर एस सी मुखर्जी का हमने सुना भाई अमित के द्वारा कि कितना उनका बड़ा योगदान रहा। और जैसे मैं बता रहा था कि अल्पसंख्यकों का मतलब सिर्फ हम रिलीजियस माइनॉरिटी ना रखें, हम और भी जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए भी दिया गया। तो अब ये थोड़ा सा समय होगा कि हम आपस में शेयर कर लें, कोई क्वेश्चन हो। थैंक यू।